नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है, जहां पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के हम नाम को भी अयोग्य घोषित कर दिया है। आयोग के मुताबिक चुनावी खर्च की जानकारी न देने के आरोप में राहुल गांधी के ई पुत्र और वलसम्मा को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान केरल की उसी वायनाड सीट से इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जहां से राहुल गांधी ने बड़ी जीत हासिल की थी। तब राहुल के इस हमनाम को 2196 वोट मिले थे। सभी उम्मीदवारों को देना होता है और आपको बताते चले कि चुनावी खर्च का हिसाब समान नाम वाले निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए चर्चित नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ना आम बात है, लेकिन उन सभी को निर्वाचन आयोग के नियमों और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अन्य अनिवार्य आवश्यकता के साथ चुनाव खर्च लेखा है। आपको बताते चले कि जोखा प्रस्तुत करना होता है। सहयोग से कांग्रेस नेता और वायनाड के सांसद राहुल गांधी को भी पिछले हफ्ते ही अयोग्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में दोषी सिद्ध हुए हैं। वहीं सजा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया था। चुनाव आयोग ने 29 मार्च को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 1951 की धारा 10A के तहत अयोग्य घोषित व्यक्तियों की एक अदंत सूची जारी की है। इसमें राहुल गांधी के पुत्र वलसम्मा का भी नाम है। ये 13 सितंबर 2021 से 13 सितंबर 2024 तक अयोग्य घोषित किए गए हैं। वहीं धारा 10A के मुताबिक निर्वाचन आयोग इस बात से संतुष्ट है कि कोई उम्मीदवार चुनाव खर्च का लेखा जोखा समय के भीतर और कानून द्वारा आवश्यक तरीके से दाखिल करने में विफल रहा और उसके पास कोई जवाब या कारण नहीं है। तो वही निर्वाचन आयोग सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश उसे अयोग्य घोषित करता है। इसके साथ ही ऐसा कोई भी व्यक्ति आदेश की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। आपको बताते चले कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम से जुड़ा एक और नया मामला सामने आया है, जहां पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के हम नाम को भी अयोग्य घोषित कर दिया है। आयोग के मुताबिक चुनावी खर्च की जानकारी न देने के आरोप में राहुल गांधी के ई पुत्र और वलसम्मा के अयोग्य घोषित किया गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान केरल की उसी वायनाड सीट से इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जहां से राहुल गांधी ने बड़ी जीत हासिल की थी। तब राहुल के इस हमनाम को 2196 वोट मिले थे। सभी उम्मीदवारों को देना होता है। चुनावी खर्च का हिसाब समान नाम वाले निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए चर्चित नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ना आम बात है, लेकिन उन सभी को निर्वाचन आयोग के नियमों और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अन्य अनिवार्य आवश्यकता के साथ चुनाव खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत करना होता है। संयोग से कांग्रेस नेता और वायनाड के सांसद राहुल गांधी को भी पिछले हफ्ते ही अयोग्य घोषित किया गया था, लेकिन उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में दोष सिद्ध और सजा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया था। चुनाव आयोग ने 29 मार्च को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत अयोग्य घोषित व्यक्तियों की एक सूची जारी की गई है। इसमें राहुल गांधी के ही पुत्र वलसम्मा का भी नाम है और ये 13 सितंबर 2021 से 13 सितंबर 2024 तक के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। धारा 10A के अनुसार निर्वाचन आयोग इस बात से संतुष्ट है कि कोई उम्मीदवार चुनाव खर्च का लेखा जोखा समय के भीतर और कानून द्वारा आवश्यक तरीके से दाखिल करने में विफल रहा है और उसके पास कोई वाजिब कारण नहीं है। तो निर्वाचन आयोग सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश उसे अयोग्य घोषित करता है और इसके साथ ही ऐसा कोई भी व्यक्ति आदेश की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामनवमी के अवसर पर गुरुवार को वाराणसी में कुछ खास हुआ है। मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्था के संयुक्त तत्वावधान में मुस्लिम महिलाओं ने यहां श्री राम की आरती की और सोहर यानी जन्म उत्सव गीत गाकर सबको बधाई दी। इस दौरान नाजनीन अंसारी ने कहा, धर्म बदलने से ना पूर्वज बदल सकते हैं और ना मातृभूमि और ना ही पूर्वजों के भगवान राम। जब तक हमारे पूर्वज भगवान राम के नाम से जुड़े थे तब तक दुनिया में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। अब लोग शक की दृष्टि से देखते हैं। हम जोड़ों से जुड़े रहेंगे, माफ कीजिएगा, हम जड़ों से जुड़े रहेंगे, हमारा सम्मान बना रहेगा। वहीं रामनवमी के मौके पर मुस्लिम महिलाओं ने भगवान राम से कामना की कि विश्वेश्वर मंदिर परिसर औरंगजेब के कलंक से मुक्त हो और स्वयंभू ज्योतिर्लिंग पर जल्द ही पूजा शुरू हो जाए। साथ ही समस्त भारत के लोग अपने पूर्वजों, परंपराओं और मातृभूमि से जुड़कर रहें। इसके साथ ही मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम और माता जानकी से ये मन्नतें मांगी और दुनिया भर में मुस्लिम बेटियों को उनका जीने का अधिकार मिले और साथ ही हलाला जैसी कुरीति खत्म हो। वहीं मुस्लिम महिला फाउंडेशन की जिला अध्यक्ष रजिया सुल्ताना ने कहा कि हम सभी के पूर्वज एक हैं, हमें नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत के साथ संस्कार मिले हैं और इसलिए हम भारतीय संस्कृति का पालन कभी नहीं छोड़ेंगे। हमने रोजा भी रखा है और राम जी की आरती भी कर रहे हैं और इसमें मोहब्बत फैलेगी और कोई भी धर्म खतरे में नहीं पड़ेगा। बताते चले कि रामनवमी के त्योहार के दिन को भगवान राम के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस दिन भगवान राम के बाल रूप की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि रामनवमी के अवसर पर मुस्लिम बेटियों के जीने के अधिकार की कामना की गई और साथ ही साथ मुस्लिम अध्यक्ष की उन्होंने क्या बोलते हैं ये आरती उतारी है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि रामनवमी के अवसर पर गुरुवार को वाराणसी में कुछ खास हुआ, जहां पर मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में मुस्लिम महिलाओं ने यहां श्री राम की आरती की और सोहर भी गाया। बताते चले कि नाज़रीन अंसारी ने कहा कि धर्म बदलने से ना पूर्वज बदल सकते हैं और ना मातृभूमि और ना ही पूर्वजों के भगवान राम। जब तक हमारे पूर्वज भगवान राम के नाम से जुड़े थे तब तक दुनिया में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। अब लोग शक की दृष्टि से देखते हैं। हम जड़ों से जुड़े रहेंगे तो हमारा सम्मान बना रहेगा। रामनवमी के मौके पर मुस्लिम महिलाओं ने भगवान राम से कामना की कि अगर विश्वेश्वर मंदिर परिसर औरंगजेब के कलंक से मुक्त हो जाए और स्वयंभू ज्योतिर्लिंग पर जल्द ही पूजा शुरू हो जाए तो साथ ही समस्त भारत के लोग अपने पूर्वज, परंपराओं, मातृभूमि से जुड़कर रहेंगे। इसके साथ ही मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम और माता जानकी से ये मन्नत भी मांगी है कि दुनिया भर में मुस्लिम बेटियों को उनका जीने का अधिकार मिले, साथ ही हलाला जैसी कुरीति खत्म हो। और वहीं मुस्लिम महिला फाउंडेशन की जिलाध्यक्ष रजिया सुल्तान ने कहा कि हम सभी के पूर्वज एक है, हमें नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत से के संस्कार मिले हैं, इसलिए हम भारतीय संस्कृति का पालन कभी नहीं छोड़ेंगे। हमने रोजा भी रखा है और राम जी की आरती भी उतार रहे, इससे मोहब्बत फैलेगी और कोई भी धर्म खतरे में नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। बहुजन समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बीजेपी और कांग्रेस सहित सभी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि सारे दल बसपा की नकल करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा की तैयारियां पूरी हैं और बीएसपी 2007 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगी, उसका किसी से गठबंधन नहीं होगा। दरअसल विश्वनाथ पाल संभल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भवानीपुर में एक दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे थे। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल सिंह ने यूपी निकाय चुनाव को लेकर बसपा की रणनीति पर कहा कि बसपा की बहुत मजबूत तैयारी है। निकाय चुनाव में बीजेपी मुस्लिमों को टिकट देने की तैयारी में है और ऐसे में क्या बीजेपी मुस्लिमों में घुसने की तैयारी की है? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि क्या यह कोई नई चीज है? मुस्लिम क्या इस देश में नहीं रहते हैं? क्या उनका हक अधिकार नहीं है? अगर बीजेपी कह रही है तो यह कोई नई बात नहीं है। हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर स्थापना दिवस मना रही है और इस सवाल पर बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी क्या कर रही है ये उनसे पूछने
पूछिए। बहुजन समाज पार्टी गांव चलो अभियान के तहत बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर बैठकर रही है और जिनकी तैयारी नहीं थी वो किसी ना किसी बहाने बाहर चले गए थे। उन्होंने कहा कि अगर ठीक तरह से पहले ही पिछड़ों का आरक्षण लागू कर देते तो किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती और ना कोर्ट का निर्णय आता और ना बीजेपी को इतना लंबा नाटक करना पड़ता। वहीं बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह सब बीजेपी की सोची समझी साजिश थी। पिछड़ों का साथ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उनकी जो कमेटी बनी थी उसमें बीजेपी ने बहुत बड़ी बेईमानी की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि हमारी बहुत ही जबरदस्त तैयारियां हैं। तो बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेके बसपा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में हमारी बहुत तगड़ी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि 2007 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगी बीएसपी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। दरअसल विश्वनाथ पाल संभल विश्वनाथ क्षेत्र के ग्राम भवानीपुर में एक दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल सिंह ने यूपी निकाय चुनाव को लेकर बसपा की रणनीति पर कहा कि बसपा की बहुत मजबूत तैयारी है। निकाय चुनाव में बीजेपी मुस्लिमों को टिकट देने की तैयारी में है। ऐसे में क्या बीजेपी मुस्लिमों में घुसने की तैयारी में है? ये सवाल पर उन्होंने कहा कि क्या यह कोई नई चीज है? मुस्लिम क्या इस देश में नहीं रहते? क्या उसका एक अधिकार नहीं है? अगर बीजेपी कह रही है तो क्या कोई नई बात नहीं है? हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर स्थापना दिवस मना रही है। इस सवाल पर बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी क्या कर रही है ये उनसे पूछिए। बहुजन समाजवादी पार्टी गांव चलो अभियान के तहत बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर बैठकर कर रही है तैयारियां। जिनकी तैयारी नहीं थी वो किसी ना किसी बहाने बाहर चले गए थे। उन्होंने कहा कि अगर ठीक तरह से पहले की पिछड़ों का आरक्षण लागू कर देते हैं तो किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती और ना कोर्ट का निर्णय आता और ना बीजेपी को इतना लंबा नाटक करना पड़ता। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये सब बीजेपी की सोची समझी साजिश थी। पिछड़ों के साथ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उनकी जो कमेटी बनी थी उसमें बीजेपी ने बहुत बड़ी बेईमानी की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि हमारी तैयारियां बहुत ही जबरदस्त हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद ने मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के लिए स्टूडेंट को फेल नहीं किया जा सकेगा। बच्चों को अब बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। बेसिक शिक्षा काउंसिल के सेक्रेटरी प्रताप सिंह बघेल द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अब कक्षा 8वीं तक के स्टूडेंट को फेल नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा परिषदीय स्कूलों के रिजल्ट आज 31 मार्च को जारी किए जाएंगे। स्टूडेंट्स अपने स्कूल से ही अपने रिजल्ट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। वहीं आरटीई एक्ट के तहत कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को फेल नहीं किए जाने का प्रावधान है। ऐसे में स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा के अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। जिन छात्रों ने इस साल परीक्षा नहीं दी है वो भी 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए शिक्षा सत्र में नई शिक्षा में दाखिला पाएंगे। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के स्टूडेंट को फेल नहीं किया जा सकेगा। बच्चों को अब बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। बेसिक शिक्षा काउंसलिंग के सेक्रेटरी प्रताप सिंह बघेल द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अब कक्षा 8वीं तक के स्टूडेंट्स को फेल नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा परिषदीय स्कूलों के रिजल्ट आज 31 मार्च को जारी किए जाएंगे। स्टूडेंट्स अपने स्कूल से ही अपने रिपोर्ट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। दरअसल आरटीई एक्ट के तहत कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को फेल नहीं किए जाने का प्रावधान है। ऐसे में स्टूडेंट्स को अब बिना परीक्षा के अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। जिन छात्रों ने इस साल परीक्षा नहीं दी है वे भी 1 अप्रैल से शुरू हुए नए शिक्षा सत्र में दाखिला पाएंगे। गुरुवार को देश भर में रामनवमी मनाई गई और इस दौरान कई जगहों पर हिंसा झड़प भी हुई है।
साथ ही एमपी के इंदौर के मंदिर में हुए हादसे में 35 लोगों की मौत हो गई है। अब मथुरा का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दो युवक मस्जिद के सटी दुकानों के छज्जे पर चढ़कर भगवा झंडा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में और भी लगाई जा रही है जो रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल है। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस एक्शन में आई और मथुरा एसएसपी का यह भी कहना है कि झंडा फहराने वाले युवकों को पहचान की जा रही है और मथुरा में राम जन्मोत्सव के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। संवेदनशील घिया मंडी क्षेत्र के चौक बाजार से जब यह शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तभी दो युवक वहां मौजूद मस्जिद सटी दुकानों के छज्जे पर चढ़ गए और हाथ में लिया भगवा झंडा फहराने लगे। उनके साथियों ने भगवा झंडा फहराने का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तो देश भर में रामनवमी मनाई गई, लेकिन इस दौरान कई जगहों पर हिंसा झड़प भी देखने को मिली है। साथ ही एमपी के इंदौर के मंदिर में हुए हादसे में 35 लोगों की मौत हो गई और अब मथुरा का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दो युवक मस्जिद के सटी दुकानों के छज्जे और चढ़कर भगवा झंडा फहराते हुए नजर आ रहे। वीडियो में और भी लोग दिखाई दे रहे जो रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल है। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस एक्शन में आई है। मथुरा एसएसपी का कहना है कि झंडा फहराने वाले युवकों को पहचान की जा रही है और मथुरा में दरअसल राम जन्मोत्सव के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। संवेदनशील घिया मंडी क्षेत्र के चौक बाजार से जब यह शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तभी दो युवक वहां मौजूद मस्जिद सटी दुकानों के छज्जे पर चढ़ गए और हाथ में लिया भगवा झंडा फहराने लगे और उनके साथियों ने भगवा झंडा फहराने का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कानपुर में बांस मंडी हमराज मार्केट के बगल में एआर टावर में भीषण आग लग गई। देर रात हुए इस हादसे में आग ने विकराल रूप ले लिया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर आग पर काबू पाने में जुट गईं। वहीं लगभग 6 घंटे से टावर जल रहा था और इस हादसे में 5 कॉम्प्लेक्स आग से तबाह हो गए। एक अनुमान के मुताबिक 10 अरब से ज्यादा की क्षति हुई है। बताते चले कि यूपी का सबसे बड़ा रेडीमेड होलसेल बाजार है। दमकल कर्मियों के द्वारा आग बुझाने का प्रयास अभी भी जारी है। मौके पर कानपुर कमिश्नर मौजूद है और अगल बगल के जनपदों से भी मदद ली जा रही है। पुलिस के मुताबिक हवा की वजह से आग बुझाने में दिक्कत आ रही थी और एयरफोर्स, आर्मी, सीओडी ऑडिशन का गाड़ियां भी वहां पर जा पहुंची थी और जल्द ही आग पर काबू पाया गया। तो बता दें कि एआर टावर में भीषण आग लग गई, जहां पर बताते चले कि कानपुर में बांस मंडी हमराज मार्केट के बगल में एयर टावर में ये भीषण आग लगी और देर रात हुए इस हादसे में आग ने विकराल रूप ले लिया, जहां पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर आग को काबू पाने के लिए जुटी। लगभग 6 घंटे से टावर जल रहा था और इस हादसे में 5 कॉम्प्लेक्स आग से तबाह हो गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक 10 अरब से ज्यादा की क्षति हुई है। बताते चले कि यूपी का सबसे बड़ा रेडीमेड होलसेल बाजार है। दमकल कर्मियों के द्वारा आग बुझाने का प्रयास अभी भी जारी है। वहीं मौके पर कानपुर कमिश्नर मौजूद है और अगल बगल के जनपदों से भी मदद ली जा रही है। दरअसल पुलिस के मुताबिक हवा की वजह से आग बुझाने में दिक्कत आ रही है। वहीं इस आग को बुझाने के लिए एयरफोर्स, आर्मी, सीओडी ऑर्डिनेंस की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और जल्द ही आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। एयर टावर में भीषण आग लग गई। देर रात हुए इस हादसे में आग ने विकराल रूप ले लिया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। लगभग 6 घंटे में टावर जल रहा था और इस हादसे में 5 कॉम्प्लेक्स आग के तबाह हो गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक 10 अरब से ज्यादा की क्षति हुई है। बताते चले कि यूपी का सबसे बड़ा रेडीमेड होलसेल बाजार है।
दमकल कर्मियों के द्वारा आग बुझाने का प्रयास अभी भी जारी है। मौके पर कानपुर कमिश्नर मौजूद है और अगल बगल के जनपदों से भी मदद ली जा रही है। पुलिस के मुताबिक हवा की वजह से आग बुझाने में दिक्कत आ रही है। एयरफोर्स, आर्मी, सीओडी, ऑर्डिनेंस की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत कर रही हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।